नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर विचार के लिए बीजेपी की बैठक खत्म हुई। वर्चुअली हुई इस बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के बारे में चर्चा की है। हम यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। आज केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई, उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। तो वहीं बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि बैठक में साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी और 2 से 3 सीट ऐसी भी हैं जिस पर बीजेपी के साथ फिर से बैठक हो सकती है। साथ ही बताया कि 15 से 18 सीटें हमारी तरफ से बीजेपी के सामने रखी गई हैं, जिनमें से 2 या 3 सीट कम हो सकती है। ज्यादातर सीटों पर हम अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने। बैठक हुई है, ऐसा कहा भी जा रहा है कि तमाम जो सीटों को लेकर है सहमति बन गई है। क्या कुछ चर्चा जो है सर उस दौरान रही? सीट और जीत पर चर्चा हुई है और जिन सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे थे, जो जीत के समीकरण में था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी दे दिया और उनके लोगों ने भी सर्वे में आया कि नहीं ये जीत सकते, इन्हें दे दिया जाए। और उसमें ऐसी कोई पेच नहीं था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आए। और जीत के लिए भी तय हुआ कि जहां निषाद जो कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच में जिसकी छवि अच्छी हो, ऐसे भी प्रत्याशी को दिया जाए। तो आपसी सहमति है, कोई शेयर नहीं है, ये तो आपसी सहमति था, बड़े भाई छोटे भाइयों के बीच का बातचीत था और तय होगा। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2-3 दिन बाद बैठक होनी है और रणनीति है कि कहाँ कौन सीट हम लोग लड़ेंगे, उस समय में आएगा, उसको दिया जाएगा। लेकिन इतना बता दूं कि हर जब तैयार जिले हैं उसमें 1 सीटें हमने दी है लगभग, बाकी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी है। वो सीट ली है भारतीय जनता पार्टी, लोग हमारी जिताएंगे, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोग जिताएंगे और उनके लोग हमारे लोग जिताएंगे। सर कितनी सीटें सर आपकी तरफ से मांगी गई थी, कितनी सीटों पर सहमति बन गई, अगर अंकों में आप बताना चाहें? 15 से 18 सीटें हमें मिलेंगी और उसमें 2-3 सीटें कम हो सकती हैं और ज़्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी और 1-2 सीटें ऐसी हो सकती है टेक्निकली जो हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल से जहां रणनीति ऐसी आएगी वहां लड़ सकते हैं। सर चुनाव नजदीक हम देख रहे हैं कि बीजेपी से भी कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी पार्टी छोड़ी। किस तरीके का स्टैंड आप लोग देख रहे हैं? क्या इससे किसी तरीके का नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान होगा। वही लोग हैं जो 15 दिन पहले बड़ी बड़ी रैलियों में कहते थे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, तो 15 दिन बाद आज कुछ कर रहे हैं तो 15 दिन बाद कुछ और कहेंगे। ऐसे लोगों का क्या कहा जाए? उनके बेटे और बेटी भारतीय जनता पार्टी में हैं, सांसद हैं, प्रमुख हैं, वो लोग तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नीति है। हम लोग बिना भेदभाव काम करते हैं, इसलिए उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे सर? आज कांग्रेस की भी एक लिस्ट आई, 50 महिलाओं को जो है पहली लिस्ट में जो है जगह दी गई है। महिलाओं पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ध्यान लगा रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस की इस रणनीति को? अच्छी बात है, कम से कम अब 70 साल बाद याद आया है। जब वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 16 साल, तब तो महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज उनकी सरकार 5 साल 5 राज्यों में, कम से कम वहाँ तो कुछ बनवाना चाहिए इन्हें, कुछ तो कुछ लिखवाना चाहिए। करने की क्या जरूरत है? और रहा 5 साल पहले देते तो माना जाता कि हाँ नेतृत्व उभारा जा रहा। 5 दिन पहले कोई टिकट दे, कोई सिनेमा थोड़ी है टिकट। जहाँ जीत के लिए काम होना चाहिए, तो जीतने के लिए फार्मूले में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी जो महिला आती है तैयारी कर रहे, उसे भी हम लोग टिकट देंगे और देते रहे, उन्हें जिताते रहे हम लोग। सर
तो ये थे संजय निषाद जी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो सूबे में जारी सियासी उठापटक के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने करीबी बीजेपी विधायकों और बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों को लेकर अखिलेश यादव के साथ में बैठक की है। योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्ते खोले हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मेरी और मेरे सहयोगियों की औपचारिक बैठक हुई। इस बाबत आधिकारिक ऐलान कल किया जाएगा। मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ बैठक में मैंने अपने सहयोगियों से उनका परिचय कराया और कल बड़ा धमाका होगा। जिनकी जो भी आ रहे हैं सबकी घोषणा कल हो जाएगी। 100 आदमी कम से कम 100 एमएलए आएंगे। अच्छा। बाबा तो मतलब आप जो समझ लो गई सरकार तो बनेगी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बाबा नहीं बवाल है, भाजपा का पाल है, सबको टिकट मिलेगी, सबको। हमें बुला रहे हैं भाई साहब, हमें दादा बुला रहे हैं। 23 करोड़ जनता के पैरों में हम प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हमें बुला रहे हैं। अरे साहब सबके फोन आए, पूरा आश्वासन दिया, सभी को मान सम्मान सभी को सम्मान। बहुत सारे माननीय विधायकगण भी संपर्क में है, माननीय मंत्रीगण भी संपर्क में है। बहुत जल्द वो लोग भी आने वाले हैं। एक करके विकेट गिराने से डायरेक्ट अगर हाई डोज दे दी जाएगी तो अटैक भी पड़ सकता है ना। 6 महीने सरकार नहीं हुई थी, तब से लगातार आपके मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हमने तमाम बिंदुओं पर भाजपा सरकार में जो विसंगतियां थी पहले आया कि आप नहीं जाएंगे, एक खंडन भी आया था। नहीं, मैं तो ऐसा तो कभी नहीं आया था कि नहीं जाएंगे। हमने कहा समय आने पर इसका जवाब देंगे, चलेंगे। अभी आप अंदर से आ रहे हैं, क्या माहौल है अंदर का? माहौल मीटिंग खत्म हो गई, लगा लिया गाड़ी में, झंडी खत्म हो गई, गाड़ी में सपा का झंडा। ऐसा है पिछड़ों दलितों का, अल्पसंख्यकों का साथ अन्याय करना। नहीं, हमें वो टिकट हमारे पीछे लिए हमें टिकट क्या जरूरत। यूपी की सियासत में लगातार उठापटक जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। आज फिर मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। जनता टीवी से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखते रहिए, अभी बहुत लोगों का आना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हिंदू भावनाएं, देवी देवताओं की भावनाएं भड़काने के आरोप में आप पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। क्या आप 24 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे? पहली बात तो ये कि जो मामला न्यायालय का है उस विषय पर मैं कोई भी बयान न्यायालय के बाहर नहीं दे सकता। तो आप 14 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपकी अगर सलाह है तो निर्णय वही होगा। तो मतलब आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मूड बना चुके हैं? बिल्कुल बना चुके हैं, और साथ ही साथ समाजवादी वो प्लेटफॉर्म होगा जहां पर अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक साथ खड़े होंगे। समाजवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को नाबूद करेंगे। क्या आपको समाजवादी पार्टी अपने आपके बेटे के लिए टिकट देगी? ऊंचाहार सीट से जो आपका लगातार मांग है। बेटा क्या, हमारे सामने पूरा उत्तर प्रदेश, भाजपा का आरोप है क्या बेटे के लिए टिकट मांग? हम पूरा उत्तर प्रदेश की सत्ता छीन रहे हैं। लेकिन भाजपा का आरोप है क्या बेटे के लिए टिकट? आपको मुबारक हो, आप ले लीजिएगा। हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें तो भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्तगी और यहाँ से विदाई चाहिए। आप ओबीसी वर्ग के भाजपा के सम्मेलन में कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है, लेकिन अचानक आपका मोहभंग हो गया भाजपा से। आपको मालूम है, अगर ओबीसी या एससी या एसटी को लिए काम किया होता तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते। इन्होंने बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले सारे मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों को रख दिया, अनुसूचित जात पिछड़े वर्गों को नजर। धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया अब, लेकिन मिल नहीं रहा है। वो है कहाँ? आपको पता है कहाँ पे है वो जहाँ है हम जानते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो मतलब आप उनको भी साइकिल की सवारी कराएं? हमारी हम कहाँ पे बता तो दीजिए, मीडिया ढूंढ रही है। हम सबकी खबर रखते हैं, आप उससे बेखबर रहिए। अभी कितना हैट्रिक लगाने वाले हैं विधायकों का? ये लगातार चलता रहेगा। अभी कितना चलेगा? ये लगातार चलता रहे, 14 के बाद ही चलेगा। भाजपा के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। अब लगा देंगे। भाजपा ने जो अन्याय किया है उसका पाप भी उसे भोगना पड़ेगा। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पे कहना था कि भाजपा ने जो अन्याय किया उसका भुगतान, और ये जो इस्तीफे का दौर जारी है अभी रुकने वाला नहीं है, अभी लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या होता है। कैमरामैन सनिक साथ में अजय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
तो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद आज फिरोजाबाद और शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। मुकेश वर्मा ने इस्तीफा देने के बाद हमसे खास बातचीत की और हमारे समाज की उपेक्षा हुई है, ये बात उन्होंने रखी है। देखिए, इसमें लगातार उठापटक जारी है और इस्तीफे का दौर हर रोज नया देखने को मिल रहा है। आज फिर फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके आवास पर मौजूद है। मुकेश वर्मा जी, आखिर क्या वजह रही कि आखिरी टाइम में आपने इस्तीफा दिया? आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से उनके पैरों में प्रणाम हो रहा है, मुझे भी गर्व है। कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ, वास्तव में मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। 5 वर्ष हम लोगों ने निरंतर विधानसभा में लगभग 300 क्वेश्चन नियम 51 के तहत, 301 के तहत तारांकित क्वेश्चन, याचिका के माध्यम से चिट्ठियां लिखकर बार बार हम ये बताते रहे कि दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का अहित क्यों इतना हो रहा है, और हमें ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ये विधायक जी काम करेंगे। जब आप सरकार के कामकाज से दुखी थे, आपके समाज का अहित हो रहा था, तो इतना वक्त क्यों लग गया इस्तीफा देने में? दीदी, यही तो मैं पैरों में प्रणाम करके बता रहा हूँ। 5 वर्ष तक निरंतर 300 क्वेश्चन उठाकर बार बार कहकर बार बार आश्वासन मिलता रहा, आचार संहिता लगने तक, और उसके बाद भी ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ये सारे काम करेंगे। एक माँ अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए निप्पल का जो तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, यूपी की सियासत में पलायन का दौर भी लगातार जारी है। कानपुर के बिल्हौर सीट से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने इस्तीफा देकर सपा का दामन थामने का मूड बना लिया है। सुनिए खास बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। आज फिर धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है और अभी 2 दिन पहले कानपुर के बिल्हौर सीट से भगवती सागर ने भी इस्तीफा दिया था। उनसे खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भगवती सी। आपने भी इस्तीफा दिया था और वही कहा था कि दलितों उपेक्षितों का यहाँ पे अहित हो रहा है, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। धर्म सिंह सैनी ने भी आज इस्तीफा दे दिया। हाँ, तो पहले से फिक्स था ना, बहुत लोग इस्तीफा देने वाली लाइन है, बहुत लोग इस्तीफा के अब बारी बारी से आ रहा है ना। बहुत लोगों को वेदना बहुत लंबे समय से थी, वंचित समाज को बड़े लंबे समय से उपेक्षित किया गया था, जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को हिस्सेदारी मारी गई थी। जी, ये वेदना जो उबाल मार रहा है, ये अचानक अब 5 साल होने पे? 5 साल पहले से ये हम लोग देते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं होती रही ना। ये तो लगातार प्रयास करते रहे। कहा तो जा रहा है कि टिकट कट रहा था, आप लोगों ने अपने क्षेत्र में कामकाज नहीं किया, इसलिए आप लोग भागे जा रहे हैं। हर ये कहने वाले अच्छा और क्या कहेंगे? तो सवाल तो खड़े होंगे ना। अब लास्ट वक्त में आप इस्तीफा दे रहे हैं, धर्म सिंह सैनी दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 4थी बार मैं विधायक हूँ, और वहाँ पर बीजेपी को कभी भी सीट नहीं निकली थी। 25,000 पिछले चुनाव में उनको बिल्हौर से वोट मिला था। हमने जब हमारे यहाँ कोई एक भी हम नेता को नहीं अपने क्षेत्र में बुलाया, न प्रदेश स्तर का कोई नेता नहीं आया, और इसके बाद 1,02,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ। 25,000 से 1,02,000 वोट मिला। अभी कितने नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को लाने वाले हैं अभी आप? अब देखिए, आप सब धीरे धीरे आपको मालूम हो रहा है। कल तो 14 तारीख को मकर संक्रांति की शुभ मुहूर्त में स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी करने जा रहे। क्या तमाम विधायक जो अभी लगातार 2 दिनों के बीच में इस्तीफा दिए हैं, वो भी उनके ही साथ साइकिल पे सवार होंगे या अपना अलग रास्ता अपनाएंगे? नहीं, ज्यादातर उन्हीं के साथ हम लोग, सब लोग हैं। तो धर्म सिंह सैनी भी क्या उनसे भी साठगांठ है आप लोगों का? वो भी जाएंगे आप ही लोग के साथ? सब लोग साथ जाएंगे। तो अगर साथ जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपको वहाँ से आश्वासन मिला होगा कि हाँ भाई आओ हम टिकट देंगे, तो क्या टिकट का आश्वासन मिला है? या कहाँ जाति व्यवस्था के शिकार लोगों का कहाँ हित हो सकता है, कहाँ उनके लिए हम न्याय दिला सकते हैं, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। टिकट क्या होता है? हम लोग न्याय दिलाने के जा रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए जा रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। जो सरकारी संस्थाएं सब
चंद 2-4 लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है, उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। और जो आउटसोर्सिंग से बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे 8,000 10,000 रुपए में ठेकेदारी में काम शुरू कर दिया, उनके जीवन को बचाने के लिए जा रहे हैं। बेरोजगारों को उनकी बड़ी स्थिति खराब होने वाली है। क्या 10,000 में जो PhD वाला बच्चा है, वो क्या उसके माँ बाप ने सोचा होगा कि हमारा बच्चे को हम क्या पढ़ाएं, कैसे लोन लेकर के पढ़ाया है, और इसके बाद वो 8,000 10,000 में नौकरी करेगा, क्या किराए पर मकान लेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। पूरे भविष्य खत्म हो रहा है। उसके भविष्य को, नौजवानों को भविष्य के बचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये थे भगवती सागर, जो इन्होंने कहा है कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि हमारे समाज का लगातार अहित हो रहा था। हम लगातार अपने समाज को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसी को लेकर हमने इस्तीफा दिया है और अभी ये रुकने वाला नहीं है, ये फहरिस्त लंबा जाने वाला है। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई है और इस सूची में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इन महिलाओं में प्रियंका ने पिछले दिनों कई मामलों में चर्चाओं में रही महिलाओं को टिकट दिया। इस लिस्ट में उन्नाव रेपकांड मामले में पीड़िता की मां का भी नाम है। प्रियंका गांधी ने आशा सिंह को टिकट देते हुए कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें, इसलिए टिकट दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सूची में जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने बेहद अत्याचार झेला। प्रियंका ने कहा हमारी पहली सूची में 40% महिलाओं और 40% युवाओं को टिकट दिया गया है। रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है। ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ अपने आप को पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुइस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही है। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज दिल्ली में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 125 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इसमें महिलाओं का ज्यादातर नाम है। इसमें मोहनलालगंज से ममता चौधरी को टिकट दिया गया। ममता चौधरी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि हम महिलाएं कांग्रेस को लगातार मजबूत करने में जुटी हैं। कांग्रेस महासचिव ने आज 125 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 50 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाए गए। उसमें से मोहनलालगंज की ममता चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। ममता जी, आज आपको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है, कैसा आपको लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञा की थी कि 40% महिलाओं को टिकट वितरण होगा इस बार विधानसभा में, उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से निभाया है, जिसमें से एक टिकट मोहनलालगंज से मुझे दी गई है और मैं पूरी तरीके से प्रियंका जी के वादों पे खरी उतरूंगी। मोहनलालगंज की सीट कांग्रेस को बिल्कुल जीत के दूंगी। अक्सर आपको देखा गया एयरपोर्ट पे भी आपने हल्ला बोला था, ठीक है, वो चेहरा आपको सभी को याद है और ममता चौधरी बनी है। हमें भी खुशी है कि आप महिलाओं के रूप में आगे आ रही हैं। तो क्या आप मोहन मजबूती से अपनी पार्टी को तैयार करने में जुटी हैं? बिल्कुल मजबूती से तैयार करने में जुटे नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मोहनलालगंज में तैयार है। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़के जीत के आने। पूरा विश्वास है कि महिलाएं कांग्रेस के साथ? पूरा विश्वास है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये थी ममता चौधरी, खुशी से लवरेज हैं और साफ तौर पे देखते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के तहत अपनी बातों को समाप्त किया है। कहा है कि हम पूरी तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो उत्तराखंड में चुनावी घोषणा होने के साथ ही दल बदल भी तेज हो गया है। लैंसडाउन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भी कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें उनकी तेज हो गई हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद विधायक दिलीप रावत ने सभी अटकलों का खंडन किया। जनता टीवी से खास बातचीत में विधायक ने कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत उनकी कांग्रेस में जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं, जो कि गलत बात है। वो पूरी तरीके से बीजेपी को समर्पित हैं।
उत्तराखंड भाजपा के लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत इस वक्त भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और जिस तरह की अटकलें थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, अफवाह यहाँ तक थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। विधायक जी, तमाम अफवाहें 2 से 3 दिन से चल रही हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? आप खुद भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं, बात ये थी कि आप दिल्ली में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं कल भी भाजपा कार्यालय में था और आज भी हूँ, लेकिन पता चल रहा है कि मुझे टीवी में दिल्ली दिखाया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और ये मीडिया पे संशय भी पैदा करता है और इसलिए लोगों का विश्वास कम होता है फिर पत्रकारों पे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है भाई, मैं तो मूलतः राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, हिंदूवादी हूँ और मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं कहीं जाऊँ। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और यहाँ पर जो भी होगा बहुत सोच समझ के होगा और अचानक किसी के बोलने से जाने से नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात ये सामने आ रही है कि टिकट को लेकर जो भी दावेदारी है या कह सीधे तौर पर थोड़ी बहुत नाराजगी आपके मन में भी है कार्यों को लेकर, उसके चलते ही इस तरह की अफवाहें उड़ रही है। नहीं, निश्चित रूप से अभी राय शुमारी हुई है तो मेरे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता थे एक मुश्त करके मेरे साथ खड़े थे, एक भी विरोध में नहीं था। तो ये प्रमाण करता है कि हमने लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा सम्मान भी किया जाएगा और हमारा सेवा का भी हमको अवसर दिया जाएगा। तो क्या लगता है वैसे जो अफवाहें उड़ रही हैं, संगठन के ही लोग हैं या विपक्षी, कौन इनके पीछे है? किसको आप सोचते हैं किसके पीछे पूरा है? निश्चित रूप से इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिनको इससे लाभ होने वाला है और जो चाहते हैं कि किसी तरह से दिलीप रावत जो है डिस्टर्ब हो जाए और हमारा काम बन जाए, तो ये निश्चित उन लोगों का काम है। तो ये थे लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है उनको लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और मीडिया को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। वो पूरी तरह से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है और आने वाले समय में भी भाजपा को वो और मजबूत करने का काम करेंगे। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। जन्मदिन पर समारोह आयोजित कर यूपी के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में फंस गए हैं। कोतवाली पुलिस ने साक्षी महाराज और उनके जनसंपर्क अधिकारी श्री भगवान भवन के प्रबंधक और 47 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। ऋषिकेश विधानसभा की रिटर्निंग अफसर और एसडीएम डॉक्टर अपूर्वा पांडे के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सूचना मिली थी कि उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें कोविड नियमों का उल्लंघन पाया गया। तो इसमें साक्षी महाराज और अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोविड नियमों के उल्लंघन का किया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।